हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए यदि आप गेट 2025 का एग्जाम लिख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को मैं स्लो मोशन में बना रहा हूं, तो आप थोड़ा सा 1.5x 2x में देख सकते हैं, बट वीडियो को आप मेक श्योर करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं गेट एग्जाम को लेके और जो भी आप दिक्कतें फेस कर रहे हैं, हो सकता है जो मैं सोल्यूशंस बता रहा हूँ उनमें से आपको हेल्प मिले। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियोस के लिए। देखो यार, गेट एग्जाम के लिए 31 डेज रह चुके हैं। सबको पता है कि गेट एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। गेट सीएसई का जो एग्जाम है वो है 1 फरवरी को। ओके, सो एग्जैक्ट यू कैन से दैट कि 1 मंथ है, ठीक है। तो 1 मंथ में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपके मार्क्स क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो मैसेजेस मेरे पास हैं अप्रॉक्स 100 मैसेजेस, उनमें से 80% एक कॉमन प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को और उस सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है मॉक में मार्क्स कमाना। ओके, प्रॉब्लम मैंने पहले ही बता दी। ओके, तो इस वीडियो को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है और चैप्टर्स मतलब सोचा नहीं है कुछ मैंने, लेकिन चैप्टर्स में मैं बताऊंगा। नंबर 1 चैप्टर जो है सिलेबस के पीछे मत भागो, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं, सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। भाई, एक बंदे ने मैसेज किया मुझे कि 8 सब्जेक्ट हो गए सर, बट स्टिल आई एम गेटिंग 40 मार्क्स इन टेस्ट। एक बंदे ने मैसेज किया भैया मेरे 10 सब्जेक्ट रह चुके हैं, एप्टीट्यूड में बाद में करूंगा, जनवरी में मैंने सोचा है। मैंने कहा ठीक है। एक बंदे ने मैसेज किया भैया 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं, मैंने 3 और सोचा सब्जेक्ट करने के लिए। एक महीने में 3 सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने देखा कहीं पे एक वीडियो किसी ने बना रखा था, गेट इन 1 मंथ, गेट सीएसई इन 1 मंथ। अरे, जो लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, रैंक किसकी आएगी। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये है, जितना भी तुमने सिलेबस कर लिया है, जितना भी, सपोज दैट किसी ने 8 सब्जेक्ट किए हैं, किसी ने 9 सब्जेक्ट, किसी ने 10 सब्जेक्ट, जस्ट लीव इट। जितना किया है उसमें कॉन्फिडेंस रहो, उसमें कॉन्फिडेंट रहो, और जितना तुम्हारे पास नोट्स में कंटेंट है ना, वो तुम्हारे माइंड में हो। सपोज दैट मैं बोलता हूं कि तुमने 9 सब्जेक्ट किए, बट तुमने अगर रिवाइज ही नहीं किया है, तुम्हें याद ही नहीं है, तो गेट एग्जाम में क्या लिखोगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस पॉइंट पे हो, जिस पॉइंट पे अभी, नया सब्जेक्ट एग्जैक्ट एकदम से नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं करना है। सपोज दैट कोई कहता है कि मेरा 8 सब्जेक्ट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका, सब कुछ हो चुका, पीवाईक्यूज भी, आई हैव फ्री टाइम, देन यू हैव टू कंप्लीट ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट जो भी रह चुके हैं। सपोज दैट किसी का कंप्यूटर नेटवर्क रह चुका है, उसका आईपी एड्रेसिंग कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि यदि आपका पीवाईक्यूज, टेस्ट, रिवीजन सब कुछ हो चुका है तब, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको करना ही है। अगर आपने 9 सब्जेक्ट भी किए हैं, 8 सब्जेक्ट भी किए हैं, तो आप एक बेहतरीन रैंक ला सकते हैं। अगर किसी ने 8 सब्जेक्ट किए हैं, 8 मीन्स आपने 75 मार्क्स का कर रखा है। 75 में आप अगर 60 मार्क्स भी लाते हैं, यू विल गेट अंडर 1000 रैंक। अंडर 600 भी ला सकते हो, 60 नंबर पे 500-600 रैंक आ जाती है, और यू विल गेट डिस्टेंट कॉलेज, और यू विल गेट चांसेस फॉर द पीएसयूज। सो 8 सब्जेक्ट में भी आप एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। मेरे पास एग्जांपल से मेरा दोस्त कुशाग्र, जिसने 3rd ईयर में गेट फोड़ा था, उसके अप्रॉक्स 8 ही सब्जेक्ट कंप्लीट थे, ठीक है। उसने कंपाइलर डिजाइन और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर नेटवर्क छोड़ रखा था, बड़े बड़े सब्जेक्ट थे ये, और उसने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी अच्छे से नहीं कर रखा था, फिर भी उसने 242 रैंक लाई थी, क्योंकि उसने जो पढ़ा था ना, जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें कॉन्फिडेंट था। तो तुम लोग ना मैसेज करना बंद करो ये चीज़ कि भैया सब्जेक्ट नहीं हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कर लूँ, किसका वेटेज ज़्यादा है। भाई मेरे, अगर तुमने 9 सब्जेक्ट करे हैं तो 9 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो ना, और उसमें तुम नंबर लेके आओ। तुम्हारे मॉक में नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारा रिवीजन ही नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है। पहला चैप्टर ये था, सब्जेक्ट के पीछे अब नहीं भागना, सिलेबस के पीछे। हमने जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करना है, उसका टेस्ट देना है, उसका पीवाईक्यूज देखना है, ठीक है। तो तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। और ट्राई करो कि अभी सब्जेक्ट तो अवॉइड तो करना ही है, अब ट्राई करो कि फुल लेंथ टेस्ट दो, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर पे आते हैं। पहला सब चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीशन। मैंने कोई प्लान नहीं किया, वीडियो अनप्लान हो सकता है, ये वीडियो अनप्लान है, तो हो सकता है कि तुम्हें मतलब थोड़ा सा लगे कि मैं बीच में क्या चीज़ें बोल दे रहा हूँ, बट ये वीडियो बिल्कुल अनप्लान्ड है। ओके, तो पहला चैप्टर हो गया सिलेबस कंप्लीशन वाला। सेकंड चैप्टर है, बच्चे स्टक हो रहे हैं मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट के मार्क्स में। सो मेजोरिटी पीपल ना 40-50 नंबर के बीच में फंस रहे हैं अभी भी। उनका सिलेबस भी कंप्लीट है, उनका रिवीजन भी है, फिर भी 40-45 नंबर में अटक रहे हैं, ठीक है। गलती क्या है उनकी, देखो। सबसे पहले क्या होता है, जब आप गेट की तैयारी करते हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा हो, और दूसरा हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ा हो फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। रीजन ये है कि आपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, और कोई फॉर्मूला आ रहा है आपको एग्जाम में नहीं हिट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक और रिवीजन की जरूरत है आपको। तो आप टेस्ट तो दो, टेस्ट तो दो, अच्छे से टेस्ट दो। जब आप टेस्ट दे रहे हैं 3 घंटे, तो अच्छे से दो, पूरा मन लगा के। आप मार्क्स के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे दुनियादारी की बातें। आप सोचेंगे कि मैं गेट एग्जाम लिख रहा हूँ। टेस्ट दो, टेस्ट में आपके आए 52 मार्क्स एग्जाम्पल। अब टेस्ट देने के बाद आपको पूरा 3 घंटा आपने टेस्ट दिया आराम से। अब आराम से आप अपना लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, जो कुछ करना करो, आराम से आप उस
पूरे दिन जो भी टेस्ट दिया आपने, पूरे टेस्ट को लेके बैठो आराम से। आप पूरा दिन टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास 30 डेज है। 30 डेज में अगर आप 20 टेस्ट भी देंगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो 20 टेस्ट बहुत होते हैं मॉक टेस्ट। इवन मेरे पास ऐसे एग्जांपल हैं जो लोग 2-3 टेस्ट दिए और AIR 170, मेरा दोस्त, मेरा रूममेट था, ठीक है, उसने 3-4 टेस्ट दिए थे, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली उसने, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए उसने। सो टेस्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, दैट इज गुड। तो टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो देखो, मैंने बोला कि टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए वो चीज़, कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कर लेते हैं, बट अब अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो दैट इज गुड थिंग कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपने कोई टेस्ट दिया सपोज दैट, और उस टेस्ट को 52 मार्क्स आए, ठीक है, पूरा दिन आपने जो टेस्ट दिया उसका 3 घंटा, अब लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना, एनालाइज करना उस टेस्ट को। अच्छे से बैठो, हर एक क्वेश्चन को, जो आपसे बन गया, जो आपसे नहीं बना है, आप उसको एनालाइज करो। ऐसे में क्या होगा ना, तुम्हें अपनी एग्जैक्ट गलती पता चलेगी। देखो, तुम किसी को बताओगे कि भैया मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, कम आ रहे, मुझे क्या पता क्यों नहीं आ रहे, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती। एनालाइज करो। सपोज दैट आपने एक कोई भी क्वेश्चन आया था, वहां पे 2/3 था, उसको 2 × 3 कर दिया, 6 कर दिया, दैट इज कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ना खुद एनालाइज करना पड़ता है, और शांत मन से। और एक चीज और जो मैंने गलती की थी बहुत बार, मैं नंबर ऑफ टेस्ट के पीछे ज्यादा भाग रहा था, ठीक है, और मेरे टेस्ट में एवरेज मार्क्स जो थे ना 55, 58 ऐसे ही आते थे, 58, 72 ऐसे आते थे, 67 ऐसे मार्क्स आते थे। तो मैं नंबर ऑफ टेस्ट के पीछे ज्यादा वक्त करता था, एनालाइज करने में थोड़ा सा झिकझिक आता था, और मैं तुरंत एनालाइज करता था। देखो, तुरंत करना तो अच्छी बात है, कभी कभी क्या होता है ना, हम पैनिक करते हैं चीजों में, तो आप थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक ले लो, फिर एनालाइज करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में नंबर कम आने से आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, बट अगेन मैं बोल रहा हूं, अभी जो AIR 1 लानेगा ना नेक्स्ट ईयर, किसी भी ब्रांच का बंदा, उसे सेम चीज डाउट होगा, क्या मेरा कट ऑफ भी क्लियर होगा, उसे लग रहा होगा मुझे कुछ याद ही नहीं है, फियर ऑफ फॉरगेटिंग होगा उसको भी, अभी भी। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि डिमोटिवेशन हो रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सबके साथ होगा। यू डोंट नो कि गेट में आप टॉप कर दो, हो सकता है आपकी रैंक 50 आ जाए, ठीक है। तो जो भी आपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट उसको एक टेस्ट की तरह दो। जब आप टेस्ट दे रहे हो उसको गेट एग्जाम सोचो, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स इतने कम आ गए, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी गलती पता चले, ठीक है। मेरे एक सर है जो बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे गेट एग्जाम, अगर तुम मॉक टेस्ट में गलतियां करोगे, उसको गेट एग्जाम नहीं मानोगे, ठीक है, तो गेट एग्जाम में जब जाओगे उसको भी तुम मॉक टेस्ट की तरह ही दोगे। तो हर एक मॉक को आपको गेट एग्जाम मानना है, ओके, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट हो गया। तो पहला था हमें सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, दूसरा है कि मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे, हमें एनालाइज करना, अपनी गलतियां खुद एनालाइज करना है, फिर पता करना है, अच्छा ये फार्मूला भूल गया था मुझे, ठीक है, कैटरनल नंबर का फार्मूला भूल गया, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला फार्मूला भूल गया, ठीक है, विल नंबर क्या होता है ये भूल गया मुझे। तो ये सारी चीजें आप रिकॉल करो तुरंत शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है। अब नंबर थर्ड पे आते हैं। नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था अगस्त में या मार्च में पढ़ा था, अप्रैल में पढ़ा था, बट अभी मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे टेस्ट भी देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है, और ये क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट भी देना है, ये सब सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, और रिवीजन भी करना है। मैं क्या करूँ, देखो मैं तुम्हें अगर प्रायोरिटी बताऊँ ना, गेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी सिलेबस कंप्लीशन की। जितना भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया है वो तो मैंने बता दिया, आप छोड़ दो। नंबर सेकेंड प्रायोरिटी होती है रिवीजन की। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आप देते रहो टेस्ट, आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो टेस्ट आप भले कम दो, नंबर ऑफ टेस्ट आप भले कम दो, लेकिन सबसे प्रायोरिटी है। देखो तुम अगर ये बोलो ना कि मैं टेस्ट भी दूंगा, मैं सबकी बराबरी करूंगा, देखो सबको अपने हिसाब से चलना चाहिए। तुमने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, तुम्हें सबसे पहले करना है रिवीजन। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं मतलब वो ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। और मैं अगेन बता रहा हूं, मॉक टेस्ट इज अ प्रैक्टिस, दैट इज नॉट अ गेट एग्जाम। तो मॉक में अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, मगर आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास, आपसे एग्जाम देते बनता है, सो यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड रैंक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। मेरा रूममेट 170 रैंक, मैंने बताया उसके बारे में, ठीक है। तो जो लोग अभी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें क्या करना है, सॉरी, जो लोग अभी रिवीजन नहीं किए हैं या कि सिलेबस हो चुका है, बस रिवीजन स्टार्ट करना है, उन्हें क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठाओ। हो सकता है एक सब्जेक्ट तुम्हारा 2 दिन ले ले, 1.5-2 दिन ले ले, ट्राई करो उसको रिवाइज करने का। और साथ में ना कुछ चीजें आप लिखते जाओ, एक लिख के याद करो, एक बगल में एक पेज रख लो, 2 पेज रख लो, उसमें छोटी छोटी चीजें लिखते जाओ, ताकि लास्ट के 5 दिन 10 दिन में ना वो सारी चीजें रिवाइज करना। ये वाला जो पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, वो उन बंदों के लिए जिन्होंने रिवीजन अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, अब सिलेबस के पीछे भाग रहे थे, वो बोल रहे थे मैं दिसंबर तक सिलेबस करूंगा, पूरा जनवरी रिवीजन करूंगा। मेरे भाई, तुम्हारे पास सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट देने का टाइम नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास है केवल ऑल इंडिया लेवल फुल लेंथ टेस्ट देने का और रिवीजन करने का। तो मेरे भाई सबसे पहले आप रिवीजन स्टार्ट करो, A to Z आप रिवाइज करो जो भी चीजें आपने पढ़ा है, ठीक है।
तो आप रिवाइज करो, और जब रिवाइज हो जाए वो चीज़, आप उसका क्या करो, शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो ना उसको एक बार फिर से रिकॉल मारो, और ऐसे रिवीजन करोगे ना तो 1.5 × 12 जो भी होता हो तुम्हारा 12 से 18 दिन, हो सकता है 15 जनवरी तक तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए, एंड बीच में तुम मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि अभी तुम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जिसका सिलेबस, अभी जिसका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करो, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया, तुम्हारे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे गेट एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। सो नोट्स रिकॉल करो, दूसरों की देखो, सबसे पहले एक लाइन याद रखो कि दूसरों की थाली में मत देखो, तुम्हारे पास जो है उसमें अचीव करने की कोशिश करो। दूसरा मॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, तुम ये मत सोचो मुझे भी मॉक देना है। भाई तुम्हारा तो रिवीजन नहीं है, तो तुम खुद अपने आप को देखो ना, तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। सो रिवीजन जिसको अभी नहीं हुआ है, करने की स्ट्रेटजी मैंने बता दी कैसे करना है, ठीक है। नंबर 4 जो पॉइंट है, सबसे कॉमन पॉइंट है, हेल्थ इश्यूज। यार मैं बता देता हूं कि अगर इस टाइम पे ध्यान नहीं दोगे अपने हेल्थ का, तो तुम्हारी रैंक कोई और छीन ले जाएगा। सपोज दैट पूरे साल तुमने मेहनत की है, आज तुम्हारे मार्क्स टेस्ट में मॉक में 70 आए हैं, अगर तुम चले गए पार्टी करने कि चलो मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, या बाहर का कुछ खा लिया, तो तुम्हारा पूरा साल का मेहनत बर्बाद जा सकता है। और अगर हो सकता है कि सब लोग अगर गेट एग्जाम लिख रहे हैं उस टाइम पे तुम हॉस्पिटल में हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बाहर की चीज़ें नहीं करना है, अवॉइड करना है ये सारी चीज़ें, ओके। तो एक मोटिवेशनल वीडियो था और एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो था जो मैं बताना चाहता था, विदाउट एनी एनी स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसमें। और देखो ये गेट एग्जाम तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाला है, मैं पहले भी बता सकता हूँ, पहले भी बताया मैंने कई वीडियोस में और अभी की वीडियो में कि देखो गेट तुम्हारी लाइफ का सबसे लास्ट एग्जाम होता है। पीएसयू जाओ, आईआईटी जाओ, यहाँ तुम्हारी लाइफ चिल है। पीएसयू जाओगे डायरेक्ट सैलरी उठाओगे, डायरेक्ट पैसा मिलेगा, और अगर आईआईटी जाओगे डेफिनेटली यू विल गेट गुड प्लेसमेंट। मेरे बैच के जितने भी मेरे बैचमेट थे, अप्रॉक्स 15 बैच में मेरे बैच के बंदे थे जो डिफरेंट आईआईटीज में थे, सबका मिनिमम पैकेज 20 लाख लगा हुआ है, 36 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख ऐसे प्लेसमेंट लगा हुआ है। दे विल गेट 1 लाख पर मंथ। तो ये आपके जीवन का आखिरी एग्जाम है, ऐसा समझो। आईआईटी जाने के बाद लाइफ चिल है, पीएसयू जाने के बाद लाइफ चिल है, ओके। तो दिस एग्जाम विल चेंज योर लाइफ, जैसा कि आप थंबनेल में देखा। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2025।